नमस्कार विद्यार्थियों। अपन बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र जिसमें विभिन्न राजनीतिक विचारधाराएं सिलेबस में दी गई उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में फाशीवाद का अध्ययन करेंगे। फाशीवाद क्या है, इनका जन्म कैसे हुआ, इनका विकास कैसे हुआ, इनके अर्थ परिभाषा के बारे में जानेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात इटली में फाशीवाद का प्रादुर्भाव हुआ। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1918 में। तो उसके बाद में जब पेरिस में शांति सम्मेलन में विभिन्न संधियाँ हुई, तो उसके बाद में जब परिस्थितियाँ जो बनी उससे इटली में फाशीवाद का जन्म हुआ और उसके जन्मदाता थे मुसोलिनी। फाशीवादी विचारधारा सर्वसत्तावादी व तानाशाही विचारधारा है, यानी तानाशाही विचारधारा पर आधारित है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार का, यानी मुसोलिनी कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ, यानी सब कुछ से मैं ही हूँ। सर्वशक्तिमान का सत्तावादी का अर्थ होता है सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के नियंत्रण में है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। जैसा कि हम लोकतंत्रीय देशों में देखते हैं कि सत्ता की आलोचना कर सकते हैं, उसमें कमियां बता सकते हैं, यहाँ नागरिकों को स्वतंत्रता होती है, अधिकार होते हैं। लेकिन फाशीवाद में जो सत्ता जो काम सौंपती है वही नागरिकों को करने पड़ते हैं, सत्ता की आलोचना नहीं कर सकते। फाशीवाद का आंग्ल रूपांतरण यानी अंग्रेजी में इसको फासिज्म कहते हैं और फासिज्म शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फेसियो शब्द से हुई है और इस फेसियो शब्द का अर्थ है लकड़ियों का बंधा हुआ गट्ठा व कुल्हाड़ी होता है। लकड़ियों का गट्ठा एकता अनुशासन का तथा कुल्हाड़ी शांति का प्रतीक है। प्राचीन रोम का राज चिन्ह भी गट्ठर व कुल्हाड़ी था। यह अनुशासन और सैनिक जीवन का प्रतीक है। फाशीवादी विचारधारा सैद्धांतिक कम वह व्यावहारिक अधिक और इसी कारण फाशीवाद को व्यावहारिक प्रयोग कहा जाता है। 1915 में इटली के मिलान शहर में मुसोलिनी के नेतृत्व में फेसियो नामक संस्था की स्थापना हुई। संस्था का उद्देश्य इटली के व्यक्तियों को एकता और अनुशासन के सूत्र से बांधना था ताकि वे राष्ट्र के लिए मर मिट सके। इस संस्था का प्रतीक चिन्ह फेसियो या उसके सदस्यों को फैसिस्ट कहा जाता था। 1919 में संस्था का पुनर्निर्माण हुआ। 1922 में अक्टूबर को मुसोलिनी इटली का एक छत्र तानाशाह शासक बन गया जो 1943 तक तानाशाह शासक बना रहा। इतिहास में अपने को पढ़ने को मिलता है कि इन तानाशाही शासकों जर्मनी, इटली, जापान के इसी के परिणाम स्वरूप दूसरे विश्व युद्ध का जन्म हुआ। तो यानी दूसरे महायुद्ध के जन्म में इन तानाशाही शासकों की भूमिका रही। तो जो 1922 में इटली में जो तानाशाही शासन व्यवस्था स्थापित हुई, दूसरे महायुद्ध के दौरान 1943 में इस शासक का अंत करके मित्र राष्ट्रों ने वहाँ तानाशाही समाप्त की। 1922 में इटली को मुसोलिनी इटली का एक छत्र तानाशाह शासक बना, 1943 तक बना रहा। मुसोलिनी को सत्ता में आने के साथ ही फाशीवादी विचारधारा लोकप्रिय हुई। मुसोलिनी ने इटली के युवकों को एकता की प्रेरणा देने वाले संदेश में कहा कि फाशीवाद वास्तविकता पर आधारित है, हम निश्चित तथा स्वाभाविक उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य और कार्य करना है, केवल बातें करना नहीं। फाशीवाद और नात्सीवाद, यानी नात्सीवाद जो जर्मनी में हिटलर ने प्रादुर्भाव किया था, यानी हिटलर इसके जन्मदाता थे, उस दोनों में क्या संबंध है। जिस प्रकार इटली में फाशीवाद का प्रादुर्भाव हुआ, ठीक उसी प्रकार जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नात्सीवाद का प्रादुर्भाव हुआ। जिस प्रकार इटली में फाशीवाद फला फलो उसी ठीक प्रकार जर्मनी में भी नात्सीवाद पनपा। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 1919 में पराजित जर्मनी के साथ पेरिस शांति सम्मेलन में वर्साई की संधि हुई। यह जर्मनी पर थोपी गई संधि मानी जाती है, यानी जबरदस्ती ला दी गई। उस पर इतनी कड़ी शर्तें उसमें थी संधि में कि जर्मनी की राष्ट्र एक तरह से पंगु बन गई थी पूरी तरह से, यानी वो किसी भी हर क्षेत्र में उस पर कई प्रकार के प्रतिबंध ला दिए गए, कई प्रकार के शर्तें थोप दी गई। जर्मनी की राष्ट्रीय संपत्ति छीन ली गई, जर्मनी का विसैन्यीकरण कर दिया गया, यानी वहाँ सेना भी सीमित कर दी गई कि इतने से ज़्यादा सैनिक जर्मनी में नहीं होंगे। जर्मनी का आर्थिक रूप से लुटा गया, यानी उनके संसाधनों को जो पेरिस जो ये वर्साई की संधि उसमें जो अन्य मित्र राष्ट्र थे उनको बहुत सारा जुर्माना भी जर्मनी पर लगा था जो आर्थिक रूप से था। परिणाम स्वरूप जर्मनी में राजनीतिक और आर्थिक असंतोष व अस्थिरता फैल गई। जर्मनी की जनता के असंतोष का लाभ उठाकर हिटलर 1933 के प्रारंभ में जर्मनी में तानाशाह बन बैठा। इटली के परिवर्तित फाशीवाद को हिटलर का नात्सीवाद या फाशीवाद कहा जाता है। हिटलर के फाशीवाद या नात्सीवाद विचार हमें हिटलर की आत्मकथा मैन कॉम्प यानी मेरा संघर्ष में मिलती है। फाशीवाद व नात्सीवाद के विचारों में कोई विशेष अंतर नहीं, यानी दो देशों की जो विचारधारा है दोनों की लगभग सेम ही विशेषताएं और लक्षण है। भले ही उनके जन्मदाता अलग अलग थे,
इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर थे, लेकिन दोनों के सिद्धांत लगभग एक जैसे ही थे। राष्ट्र, राज्य, व्यक्ति, दल, नेता, साध्य व साधन के बारे में फाशीवाद और नाथीवाद के विचार एक ही थे। इंग्लैंड और फ्रांस ने अपनी तुष्टिकरण की नीति यानी पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट द्वारा अप्रोक्ष रूप से फाशीवादी विचारधारा को खूब विकास किया। दोनों विश्व युद्धों के समय पूरे यूरोप पर फाशीवाद का भय व प्रभाव छाया रहा। मुसोलिनी ने लिखा, हम फाशीवादियों में सब परंपरागत सिद्धांतों को त्याग देने में का साहस है और हम कुलीनतंत्रीय, लोकतंत्रीय, क्रांतिकारी, प्रतिक्रियावादी व सर्वहारा के समर्थक तथा सर्वहारा के विरोधी, शांतिवादी और शांतिवादी विरोध सभी कुछ है। एक निश्चित आदर्श अर्थात राष्ट्र का होना पर्याप्त है, शेष स्वतर स्पष्ट हो जाएगा। इटली की विभाजित भौतिक और नैतिक शक्तियों को संगठित करने के लिए ही फाशीवाद का प्रतिपादन किया गया। अब विभिन्न विद्वानों ने फाशीवाद के बारे में क्या कहा, जैसे कि C.D. बर्न्स के अनुसार इटली का फाशिस्टवाद एक राजनीतिक व सामाजिक आंदोलन है। इसका उद्देश्य राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का पुनर्गठन है। इस प्रकार रजनी पामदत्त के अनुसार फाशीवाद कुछ विशेष परिस्थितियों में उत्पन्न होने पर आधुनिक पूंजीवाद की समाप्ति करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। सेवानी के शब्दों में फाशीवाद दर्शन बहुत अस्पष्ट और उलझा हुआ है। यह विशेष परिस्थितियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न स्रोतों से लिए गए विचारों का एक समूह है। यह तर्कपूर्ण नहीं है, इसकी भाषा व उद्देश्य भय उत्पन्न करने वाले है। तो इन विद्वानों ने इसको परिभाषित किया है। विलियम एविंस्टीन के शब्दों में पश्चिमी उदारवादी जीवन पद्धति के विरुद्ध 20वीं सदी में साम्यवाद पहला महत्वपूर्ण सर्वाधिकारवादी विद्रोह था और फाशीवाद दूसरा। मूलतः फाशीवाद एक दलीय अधिनायकत्व वाले शासन व समाज का वह सर्वाधिकारवादी संगठन है जो उग्र राष्ट्रवादी, नस्लीय और युद्धप्रिय और साम्राज्यवादी होता है। यानी उग्र राष्ट्रवादी यानी केवल अपने राष्ट्र तक ही, अपने राष्ट्र को उच्च मानना और अन्य को तुच्छ मानना। नस्लीयवाद यानी अपने राष्ट्र की जो नागरिक है उनको अन्य नागरिकों से बेहतर समझना और युद्ध पर भरोसा करने वाली। और साम्राज्यवाद यानी अपने राज्य का विस्तार करने वाले एक विचारधारा के रूप में परिभाषित किया है। पंडित नेहरू के अनुसार जब तक समाजवाद, साम्यवाद, उदारवाद के विरोध को ही एक पृथक दर्शन व मान लिया जाए तब तक यही कहना पड़ेगा कि फाशीवाद ही की यह अनोखी विशेषता है कि वह किन्हीं निश्चित सिद्धांतों, विचारधारा या दर्शन पर आधारित नहीं है। मुसोलिनी के अनुसार फाशीवाद वास्तविकता पर आधारित है। हम निश्चित तथा वास्तविक उद्देश्यों की प्राप्ति करना चाहती है। युद्ध मनुष्य के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि स्त्रियों के लिए मातृत्व। यानी यहाँ मुसोलिनी ने की जो विचारधारा थी, जो फाशीवाद थी, वो युद्ध को महत्व देती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति कायरो का सोपन है। इटली का या तो प्रसार होना चाहिए या उसे मर जाना चाहिए। राज्य के बाहर व राज्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यानी इनकी परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि वो कितनी फाशीवादी जो विचारधारा वो कितनी सर्वशक्तिवादी और तानाशाही है। फाशीवाद को युद्ध सिवा और युद्ध से इसका विकास संभव है। साम्राज्यवाद मानव जीवन का अनंत और अपरिवर्तनशील सिद्धांत है। राष्ट्र एक स्वावलंबी इकाई है जिसका जीवन सतत और सदैव जीवित है। मेरा कार्यक्रम बात नहीं काम करना है। तो इस प्रकार फाशीवाद एक सजीव विचारधारा के रूप में मुसोलिनी ने उद्धृत किया है कि एक चलने वाली, ये कोई स्थिर या अपरिवर्तनशील नहीं है। फाशीवाद का विकास। फाशीवाद का विकास सबसे पहले इटली में हुआ। 1918 में जर्मनी के पराजय के पश्चात इटली की आर्थिक दशा बिगड़ गई थी। 1912 में टर्की के साथ युद्ध में भी इटली का आर्थिक पतन हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी व इटली अलग अलग थे। 1915 में इटली ने मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध लड़ा था। वर्साई की संधि के अनुसार मित्र राष्ट्रों ने इटली के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार नहीं किया। इटली के प्रतिनिधि ओरलैंडो ने मित्र राष्ट्रों के निर्णय का विरोध किया। 1939 तक इटली की शिकायत रही कि लूट का माल उसके कार्य स्तर के अनुकूल नहीं था। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इटली को ऐसा महसूस हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध में जो उनकी जो स्थिति थी, उनको जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। 1918 में इटली की आर्थिक असंतोष प्रारंभ हुआ। युद्ध के से लौटे सैनिक बेरोजगार हो गए। सदैव हड़ताल और संघर्ष के कारण उत्पादन कम होने लगा। युद्ध के कारण लौटे सैनिक बेरोजगार। यानी युद्ध के समय सैनिकों को भर्ती किया गया और जब युद्ध समाप्त हो गया, चूंकि इतने सैनिकों की आवश्यकता नहीं थी तो उनको वापस हटा दिया गया। तो इस कारण वहाँ
ये सैनिक बेरोजगार हो गए तो उन्होंने हड़तालें की अपने, जब उनको रोजगार छीन लिया गया या नौकरी चली गई, इटली के राजनीतिज्ञों को भय हो गया कि कहीं साम्यवादी शासन स्थापित न हो जाए। मुसोलिनी का जन्म 1883 में इटली में हुआ। मुसोलिनी के पिता बढ़ई का कार्य करते थे। बचपन से मुसोलिनी समाजवादी विचारधारा के संपर्क में। 1919 में मुसोलिनी ने इटली में फासिस्को डी कोम्बे डाई मेंटो नामक संस्था की स्थापना की। संस्था का कोई निश्चित कार्य नहीं था। संस्था ने पूंजीवाद व निरंकुश शासन का विरोध किया। सैनिक अनुशासन के ढंग पर एक स्वयंसेवक संघ का गठन किया। यानी इस प्रकार उन्होंने, मुसोलिनी ने एक ऐसा संगठन स्थापित किया जो पूरी तरह से सैनिक अनुशासन के ढंग के रूप में था, जैसा कि सेना में अनुशासन रखा जाता था। उसने पूंजीवाद और जमींदारों का समर्थन किया। खुले रूप से उग्र राष्ट्रवाद व हिंसा का प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। फासिस्टवादी दल का प्रसार करने के लिए क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत अवयंती नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया। 1922 में मुसोलिनी ने कैथोलिकों तथा राजतंत्र का विरोध का भी त्याग किया, जिसके कारण वह अधिक लोकप्रिय हुआ। यानी धीरे धीरे मुसोलिनी की लोकप्रियता इटली में बढ़ती गई, जिसके परिणाम स्वरूप अंत में 1922 में एक तानाशाही शासक बन बैठा और फासिस्टवाद एक वास्तविक यानी व्यावहारिक विचारधारा बन गई, यानी धरातल पर उन्होंने उतार के छोड़ दिया। तो इस प्रकार 1926 में जब इटली का तानाशाह प्रधानमंत्री बना तो उन्होंने अपना भाषण रोम की देवी के चरणों के पास खड़े होकर दिया। संपूर्ण इटली व फासिस्टवादियों के लिए ये मूर्ति एक विशेष प्रेरणा स्रोत बनी। तो इस प्रकार इटली में फासिस्टवाद का जन्म हुआ और ये फासिस्टवाद और नात्सीवादी विचारधारा 1939 में दूसरे महायुद्ध के लिए जिम्मेदार बनी, जिसमें करोड़ों व्यक्तियों की जान गई और धन की हानि हुई। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।